तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे नेट परीक्षा के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वह हम देखेंगे। यह हम देख रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि भाषा विज्ञान का जो भाग है उसके अंतर्गत से हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो अक्षर शब्द है वह तत्सम शब्द है। यह 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में अरबी नहीं है, संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी यह आर्य भाषा में है, मगर अरबी जो है यह आर्य भाषा में नहीं आती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में तुर्की यह भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें जो राय शब्द है यह राय शब्द तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ है वह ध्वनियाँ है, देखो ट, ठ, ड, ढ, यह मूर्धन्य ध्वनि हिंदी की है। अगला प्रश्न है, मान स्वरों की संख्या कितनी है। जो मान स्वर होते हैं उसकी संख्या जो है इसकी 8 संख्या है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी, पारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कपून, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं। तो यह फ्रेंच भाषा के शब्द है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस विद्वान ने अभी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसकी भाषा को किस विद्वान ने प्राचीन कौशली कहा है। तो इसमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में निम्नलिखित हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया है। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा राज्य भाषा यह घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो राज्य भाषा संबंधी जो भी प्रावधान है उसका संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक जो भी अनुच्छेद है उसमें से भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। तो इसमें से जो आ जो है यह पक्ष स्वर है। अगला प्रश्न है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा देखना है हमें, इसलिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है वह विकास पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यह जो क्रम है यह क्रम ये है। और यह 2005 का हम देख रहे हैं, मगर यह बहुत बार प्रश्न रिपीट आ चुका है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यह जो क्रम है यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमिलित कीजिए। जो ध्वनि गुण है, जैसे क का है, जो क का ध्वनि गुण जो है वह अघोष अल्प प्राण है, ख का अश्वघोष महाप्राण है, और ग का जो ध्वनि गुण है वह सघोष अल्प प्राण है, और घ का सघोष अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु का ग्रंथ हिंदी व्याकरण है, किशोरीदास वाजपेयी जी का ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन है, और उदय नारायण तिवारी जी का ग्रंथ यह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, और रामविलास शर्मा जी का जो ग्रंथ है वह भाषा और समाज यह है। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। जो मुंडा भाषा होती है वह किस परिवार का क्षेत्र है। तो यह छोटा नागपुर इसका क्षेत्र है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए
जैसे कि स्वर ध्वनि इसमें से जो है स्वर ध्वनि अ, आ, ए, ओ, यह स्वर ध्वनियाँ है। जैसे तालव्य ध्वनियाँ है च, छ, ज और झ। अल्प प्राण ध्वनियों में यह आती है, देखो क, त, प, ट, यह अल्प प्राण आती है ध्वनियाँ। और अघोष ध्वनियों में ट, ठ, थ और फ यह आता है। अगला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे कि ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा अलीगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, और मैथिली दरभंगा में बोली जाती है, और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है, सुल्तानपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को संविधान ने शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे कि बांगरू जो यह रोहतक जो कि हरियाणी को कहा जाता है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली क्षेत्र जो है यह अल्मोड़ा का है, और खड़ी बोली यह मेरठ की है, मेरठ क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में अवधी, खड़ी बोली, ब्रज यह बोलियाँ बोली जाती है, मगर उत्तर प्रदेश में मैथिली बोली नहीं जाती है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया हुआ है। अगला है, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राज्य भाषा के लिए मान्यता जो है यह 14 सितंबर 1949 को यह मान्यता मिली हुई है। यहाँ गलत टिक हुआ है, लेकिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे कि हड़ौला बोली जो है यह राजस्थान में बोली जाती है। बघेली बोली जो है यह बघेली बोली मध्य प्रदेश। गढ़वाली उत्तर प्रदेश, और कन्नौजी जो है यह उत्तराखंड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लिपि की विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे कि करो यह बांगरू में प्रयोग किया जाता है, बांगरू बोली में, और करहु यह अवधी में प्रयोग किया जाता है, और करो यह ब्रज में प्रयोग किया जाता है, और करा यह भोजपुरी में प्रयोग किया जाता है। यानी ये सभी जो शब्द है, इन सभी के जो अर्थ है एक ही है, करो, करहूँ, करे, करा, लेकिन किस बोली में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है यह हमें पहचानना था। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि का जो है, इस ग्रंथ के आधार पर पाणिनि ने भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? जो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ जो पंक्तियाँ दी है वह कौन सी पंक्ति किस भाषा की है यह हमें देखना है। पंक्ति पढ़ता हूँ, जसुमती हरि पालने झुलावे, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति ब्रज की है। और अगली पंक्ति है, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बसय सुहावा, यह जो है यह अवधी की है। और अगली पंक्ति है, अतिरंग स्वामी सु मिली
मिली राती बेटी राजा भोज की। यह जो है यह डिंगल की है पंक्ति। और अगला है देखो, दक्खन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है जग, नगीना है लग। यह जो है यह दक्षिणी बोली है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित क्रिया रचनाओं को उनके सही भाषाओं के साथ, निम्नलिखित शब्दों को, कहाँ पे आए थे हम, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे अयेऊ, आयेऊ यह जो है अपभ्रंश में बोला जाता है। अइल, अइल जो है यह अइल भोजपुरी में और आवा अवधी में बोला जाता है। और आयो जो है आयो ब्रज में कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नामों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे निरोग, निरोग का संधि यहाँ पर विसर्ग संधि है। और निर्धाकार की संधि जो है वह निर्धाकार की दीर्घ संधि है। और सदाचार की जो है सदाचार की व्यंजन संधि है। प्रत्येक की जो संधि है वह यन संधि होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का संबंध निम्नलिखित में से शोरसेनी अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? जो ग्रीम का जो नियम था उसका सोनिम विज्ञान से ग्रीम का संबंध है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित, यह हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धव स्वर कौन सा है? तो अर्धव स्वर इसमें से यह अर्धव स्वर है। बोली का लघुत्तम रूप है, तो बोली का लघुत्तम रूप जो है वह वर्ण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की मलयालम, यह भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी यह भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी यह संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। यह 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बिहारी उपवर्ग के अंतर्गत बुंदेली यह बोली नहीं आती है। अगला है प्रश्न, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें जनपदीय हिंदुस्तानी, यह सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए शब्द प्रयोग किया है। अगला है देखो, हिंदी वर्णमाला में अ और आहा क्या है? तो यह अयोग वाह यह है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ता को सुमिलित कीजिए। तो इसमें दक्षिणी जो है, दक्षिणी को कुतुब शाह ने, दक्षिणी के प्रवक्ता कुतुब शाह है। कोसली के प्रयोक्ता दामोदर पंडित है। और ब्रज बोली के जो प्रवक्ता है वह शंकर देव अवतार्य है। और संदा भाषा के प्रवर्तक सरहपाद है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। जो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी उसको अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही बिहार प्रदेश की बोली है। यह 2012 के प्रश्न है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास माना जाता है।
ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है, देखो, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, देखो, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे धातु सिद्धांत हेजड का है, यो है हो सिद्धांत यह न्यावर का है, इंगित सिद्धांत ताये का है और संपर्क सिद्धांत यह रेवेज का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।